शाइस्ता गुल के कहने के मुताबिक कबील खान की गैर मौजूदगी में वहाँ 2 से 3 मुहाफिज मौजूद होते थे और 3 आदमियों को मैं खत्म कर चुका था। मैं वहाँ से निकलकर उस अलहदा इमारत की तरफ बढ़ गया जिसकी 4 दीवारी में बांस की लकड़ियां इस्तेमाल की गई थी। वही जगह मुझे उस हवेली में सबसे अहम नजर आ रही थी। एक बार तो मेरा इरादा हुआ कि सरदार को भी बुला लूं, मगर फिर ये सोचकर कि वो बाहर निगरानी कर रहा है, मैंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया। अपने तई मैं तमाम मुहाफिजों को खत्म कर चुका था, इसलिए पिस्तौल मैंने बेपरवाही के अंदाज में पकड़ा हुआ था। बांसों की लकड़ियों की बनाई हुई 4 दीवारी के बीचों बीच एक रास्ता अंदर की तरफ जा रहा था, जिसके साथ साथ फूलों की क्यारियां बनी हुई थी। उस रास्ते के इख्तिताम पर एक छोटा सा बरामदा था, उसके साथ ही लकड़ी का भूरे रंग का मुनक्कश दरवाजा था। दरवाजे के हैंडल को हाथ से नीचे करते हुए मैंने दरवाजे को धकेला। दरवाजा बे आवाज खुलता चला गया। अंदर खूबसूरत ईरानी कालीन बिछा हुआ था। उसके ऊपर चारों अतराफ में सोफा सेट रखे हुए थे। हर सोफा सेट के सामने शीशे की टेबल पड़ी थी, जबकि सोफों के दोनों पहलुओं पर शीशे की तपाइयां रखी हुई थी। वो सिटिंग रूम काफी वसी था। 3 अतराफ की दीवारों में शीशे की खिड़कियां थीं, जिन पर दबीज और खुशरंग पर्दे लटके हुए थे, जबकि मगरबी दीवार में एक गैलरी का रास्ता नजर आ रहा था। सोफों के पीछे भी काफी जगह खाली पड़ी थी। मैं उसी गैलरी की तरफ बढ़ा। गैलरी के दोनों जानिब 2 कमरों के दरवाजे थे। उस इमारत के तमाम दरवाजे भूरे रंग के थे, जिन पर दीदा जेब नक्श निगारी की गई थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि किस दरवाजे को खोलूं कि अचानक शुमाली जानिब मौजूद कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला। वहां से बरामद होने वाला चेहरा एक खूबसूरत और दिलकश लड़के का था। उसकी उम्र 16-17 साल के करीब होगी। उसने हाथ में क्लैशनकोफ पकड़ी हुई थी। हम दोनों ही एक दूसरे को देखकर उछल पड़े थे। मैंने एकदम अपना पिस्तौल वाला हाथ सीधा करना चाहा, लेकिन उससे पहले ही उसने हाथ में पकड़ी क्लैशनकोफ की बैरल डंडे की तरह मेरे हाथ पर दे मारी। पिस्तौल मेरे हाथ से छूटकर दबीज कालीन पर जा गिरा। मैंने पिस्तौल संभालने की बजाय फौरन उसके क्लैशनकोफ वाले हाथ पर जोरदार ठोकर रसीद की। क्लैशनकोफ भी पिस्तौल के पास पहुंच गई। उसने एकदम झुककर मेरे पेट में टक्कर मारी। मैं कूल्हों के बल नीचे गिरा और मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। लेकिन उस वक्त हल्की सी सुस्ती भी मुझे मौत से हमकनार कर सकती थी। मेरे गिरते ही वो क्लैशनकोफ उठाने के लिए झुका और मैंने लेटे लेटे ही उसके दाएं पहलू पर जोरदार लात रसीद की। वो क्लैशनकोफ को पकड़ चुका था। मेरी लात खाते ही दीवार से टकराया। उसके संभलने तक मैं अगली ठोकर उसकी क्लैशनकोफ पर मार चुका था। गन एक मर्तबा फिर उसके हाथ से गिर गई। क्लैशनकोफ उठाने का ख्याल तर्क करते हुए उसने खाली हाथ ही मुझ पर हमला कर दिया। अपना बायां बाजू घुमाते हुए उसने मेरे चेहरे को निशाना बनाने की कोशिश की। मैंने अपना सर जरा सा पीछे हटाया। उसका जोरदार मुक्का मेरी छाती में पड़ा। मैं बेसाख्ता 2 कदम पीछे हो गया था। एक मुक्का मारकर वो रुका नहीं था, बल्कि मुसलसल मेरे चेहरे को निशाना बनाने के लिए अपने हाथ चला रहा था। उसके मशीनी अंदाज में चलते हुए हाथ मुझे ये बावर करवाने के लिए काफी थे कि वो लड़ाई की अच्छी खासी शुद्ध-बुद्ध रखता है। 1-2 कदम पीछे लेते हुए मैं गैलरी से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गया। वो भी मुक्के मारता हुआ मेरे साथ ही चला आया था। ड्राइंग रूम में आते ही मैंने झुकाई देकर उसका मुक्का खता किया और उसके साथ मेरी जोरदार लात उसके पेट में लगी। वो कूल्हों के बल नीचे गिरा। उसके खूबसूरत और दिलकश चेहरे पर अजियत भरे तासुरात नमूदार हुए, जिन पर काबू पाने में उसे देर नहीं लगी थी। नीचे गिरते ही वो फौरन उठा। उसी वक्त मैंने मुक्का घुमाकर उसकी ठोड़ी पर दे मारा। अगर वो उसी जगह पर लग जाता तो यकीनन उसे बेहोश होने से कोई नहीं बचा सकता था। लेकिन 1 कदम पीछे लेते हुए उसने मेरे हमले को नाकाम बनाया और उसके साथ ही एक जोरदार लात मेरे पेट में रसीद कर दी। ठीक उसी जगह जहां उसने सर की टक्कर रसीद की थी, मेरे नीचे गिरते ही उसने छलांग लगाकर अपनी बाईं कोहनी से मेरी छाती को निशाना बनाने की कोशिश की। अगर उसकी कोशिश कामयाब हो जाती तो आज शायद मैं कहानी सुनाने के लिए जिंदा न बचता। सूरत से करवट बदलते हुए मैंने उसकी कोहनी के जर्ब से खुद को बचाया। उसकी कोहनी दबीज कालीन पर लगी। जिस शिद्दत से उसने मुझे कोहनी का निशाना बनाया था, अगर नीचे कालीन न होता तो उसकी कोहनी की हड्डी टूट गई होती। लेकिन कालीन की वजह से उसे ज्यादा जर्ब नहीं आई थी। उसके संभलने से पहले मैंने दोबारा करवट बदलते हुए उसे छापने की कोशिश की, मगर उसने फौरन सीधा होते हुए अपनी दोनों टांगे इकट्ठी करके मेरे पेट में टेकी और मुझे दीवार की तरफ उछाल दिया। मेरी पीठ जोरदार अंदाज में दीवार से टकराई, लेकिन अपना सर मैं दीवार से टकराने से बचा गया था। मेरे संभलने तक वो उछल कर खड़ा हो गया। हम एक मर्तबा फिर आमने सामने थे। उसकी काली स्याह आंखों में गैज़ो गज़ब हिलकोरे ले रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि इतना खूबसूरत लड़का इससे पहले मैंने नहीं देखा था। यकीनन वो कबील खान का कोई खास पुर्जा था। उस इलाके में एक बड़ी बीमारी खूबसूरत और बेरीश लड़कों का शौक होना है। शायद कबील खान को भी कोई ऐसा ही मरज लाहक था। उसने ज्यादा देर इंतजार नहीं किया और एक बार फिर मुझ पर हमलावर हुआ, लेकिन अब मैं संभल चुका था। इससे पहले मैंने उसे संजीदगी से नहीं लिया था।
उसके सूरत से चलाए गए मुक्कों से खुद को बचाते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तेजी में उसके बाजू की बजाय उसकी कमीज का गिरबान मेरे हाथ में आ गया। गिरबान पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए मैंने उसे जोर से घुमाकर दीवार पर मारने के लिए अपनी जानिब खींचा। उसे भी मेरे दाव के बारे में मालूम हो गया था। अपने पांव जमीन पर जमाते हुए उसने अपना गिरबान मेरे हाथों से छुड़ाने की तगोदौ की और उसके साथ ही चिर की आवाज के साथ उसकी कमीज मेरे सामने फटती चली गई। गिरबान पर मेरी गिरफ्त ढीली होते ही वो लड़खड़ा कर गया और उसके संभलने से पहले एक कदम आगे लेते हुए मैंने उसकी ठोड़ी पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। वो लहरा कर मुंह के बल कालीन पर गिर गया। मैं गहरे सांस लेकर अपने गुस्से और फूलती सांसों को काबू करने लगा। उस वक्त मुझे सख्ती से ये ख्याल आ रहा था कि मैंने सिर्फ हथियार पर इन्हिसार शुरू कर दिया है। हालांकि मैं जिस्मानी लड़ाई की बाकायदा तरबियत ले चुका था, बल्कि ये तरबियत तो हर स्नाइपर को दी जाती है और ये और बात है कि निशानेबाजी के साथ जिस्मानी दाव पेच में भी कोई ज्यादा अच्छा होता है और कोई बस गुजारा होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम साथियों पर इस लिहाज से भी फायक था। मैंने इरादा कर लिया कि फारिग औकात में सरदार के साथ इसकी मशक किया करूंगा। सांस बहाल होते ही मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। वो मुझे कबील खान के बारे में काफी कीमती मालूमात पहुंचा सकता था। ये भी मुमकिन था कि उसकी वजह से मैं कबील खान को ब्लैकमेल कर सकता। कब्रों की तलाशी लेने से पहले मैंने जरूरी समझा कि उसे बांध दूं, और उसके बांधने के लिए उसकी फटी हुई कमीज से बेहतर कोई चीज नहीं थी। उसके पास उकड़ू बैठते हुए मैंने उसे कंधे से पकड़कर सीधा किया और उसके साथ ही मुझे लगा किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ डाला हो। उसके उरियां बालाई जिस्म पर नजर पड़ते ही मेरा सांस रुकने लगा था। वो लड़का नहीं बल्कि एक नौजवान लड़की थी। लड़कों वाले कपड़े, लड़कों की तरह छोटे बाल। हालांकि उस इलाके में तो मर्द भी औरतों की तरह लंबे बाल रखने के आदी होते हैं। सबसे बढ़कर उसकी नाक और कान में जेवर डालने के लिए कोई छेद मौजूद नहीं था। मैं ज्यादा देर उस नजारे की ताब न ला सका और फौरन उसे औंधे मुंह लिटा दिया। उसके हाथ उसकी ही कमीज को 3-4 टुकड़ों में तब्दील करके उन लंबी पट्टियों से उसके हाथ और पांव बांध दिए। उस तरफ से फारिग होकर मैंने गर्दन की एक मखसूस रग को दबाकर उसकी आर्जी बेहोशी की तवालत को बढ़ा दिया। अब तो मुझे 100% यकीन हो गया था कि वो कबील खान की रखेल थी और उसी के हुक्म पर मर्दाना हुलिया बनाया हुआ था। ये भी हो सकता था कि मर्दाना हुलिये में घूमना उसका अपना शौक हो। इसी वजह से उसने लड़ाई भिड़ाई में भी अच्छी खासी महारत हासिल कर ली थी। एक गुमान मुझे ये भी हुआ था कि वो उसकी दूसरी बीवी न हो, लेकिन फिर मैंने सख्ती से इस गुमान को रद्द कर दिया, क्योंकि एक तो वो बहुत कमसिन थी, दूसरा बीवियों को घर में रखा जाता है, ऐशो आराम के अड्डे पर नहीं, तीसरा उसके नुकूश खायस्ता गुल से बिल्कुल नहीं मिलते थे जिसके बारे में सुना था कि वो कबील खान की दूसरी बीवी का भाई है, और सबसे बढ़कर अपने भाई की मौत पर उसके यहाँ रहने की कोई तुक नजर नहीं आ रही थी। उसे तो अलाम खेल में होना चाहिए था। बहरहाल इस बारे में सोचने का बहुत वक्त मिलना था। फिलहाल मैंने वहाँ की तलाशी लेना शुरू की। उस गैलरी के दाएं बाएं सिर्फ 2 कमरे थे। मैं उसी कमरे में घुस गया जहाँ से वो बाहर निकली थी। वो एक पुरतायुश ख्वाबगाह थी। कमरे के वस्त में लकड़ी का डबल बेड पड़ा था जो भूरी पॉलिश से चमक रहा था। उस पर तय किया हुआ गहरे नीले रंग का खूबसूरत कोरियन कंबल रखा था। गहरे नीले रंग ही बेडशीट और तकियों के खिलाफ थे। खिड़कियों के पर्दे भी उसी रंग के थे। अलबत्ता कमरे की चारों दीवारों में हर दीवार मुख्तलिफ रंग के डिस्टेम्पर से रंगी हुई थी। मैं जल्दी जल्दी कमरे की तलाशी लेने लगा, लेकिन वहाँ कोई काम की चीज मुझे न मिल सकी। बस अय्याशी का मुख्तलिफ सामान भरा था। एक मुकम्मल अलमारी तो मुख्तलिफ किस्म की शराब की बोतलों से भरी हुई थी। बेड साइड टेबल के दराज वगैरह खंगालने के बाद मैं दूसरे कमरे में घुस गया। वो भी एक ख्वाबगाह ही थी। वहाँ एक अलमारी में मर्दाना लिबास टंगे हुए देखकर मैंने एक कमीज उतार कर अपने पास रख ली थी, क्योंकि उस लड़की का किरदार कैसा ही क्यों ना हो, मुझे मेरा इखलाक ये इजाजत न देता कि उस पर काबू पाने के बाद उसे बरहना हालत में फिराता रहता। दूसरे कमरे में निकलकर मैंने गैलरी के आखिरी कोने तक जाकर देखा। वहाँ भी एक खिड़की बनी हुई थी। करीब पहुंचकर मुझे खिड़की का टूटा हुआ शीशा दिखाई दिया। दबीज पर्दे की वजह से टूटा हुआ शीशा दूर से नजर आ रहा था। वापस ड्राइंग रूम में आकर मैंने उस लड़की की हाथ की बंदिशें खोली और उसे कमीज पहनाकर दोबारा उसके हाथ पुश्त पर बांध दिए। वहां से निकलकर मैंने दूसरी इमारत का भी सरसरी जायजा लिया, लेकिन काम की कोई चीज नजर न आई। दूसरे कमरों का जायजा लेते हुए मैंने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। पहले भी बड़ी मुश्किल से बच पाया था कि 17-18 साल की लड़की ने मुझे नाकों चने चबवा दिए थे। मुमकिन था कि किसी और कमरे में उससे भी बड़ी आफत मत्थे लग जाती। इमारत के बाकी कमरों में भी बस जरूरत का ही सामान रखा हुआ था। कमरों का जायजा लेते ही मैंने दाखिली दरवाजे की जेली खिड़की खोलकर सरदार को अंदर बुलाया। सरदार,
उस कमरे में सिंगल केबिन की चाबी या तो दीवार से लटकी होगी या किसी लाश की जेब में होगी। वो चाबी और वहां रखे हथियार उठाकर सिंगल केबिन में रखो, मैं आता हूँ। मज़कूरा कमरे की तरफ इशारा करके मैं उस लड़की को उठाने चला गया। मेरी वापसी तक सरदार भी टोयोटा की चाबी और 3 क्लैशनकोफें उठाकर बाहर निकल आया। ये कौन है? उसने मेरे कंधे पर उठाई लड़की की तरफ इशारा किया। उस लड़की को टोयोटा की बॉडी में रखते हुए मैंने जवाब दिया, ये बहुत खास पुर्जा है, यूं समझो कबील खान तक पहुंचने की चाबी है। उस पर नजर पड़ते ही बेसाख्ता सरदार के मुंह से निकला, यार ये तो बहुत खूबसूरत लड़का है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चेदा स्पेशल शेदे। सरदार ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया, इसका मतलब है कबील खान भी लौंडों का शौकीन है। मैंने कहा खान साहब ये लड़की है क्या? उसने हैरानी से एक मर्तबा फिर उस लड़की का जायजा लिया, लेकिन इसने हुलिया तो बिल्कुल लड़कों वाला बनाया हुआ है। मैंने ड्राइविंग सीट संभालते हुए कहा, हुलियों को छोड़ो, चेहरे के नकूश पर गौर करो। मेरे साथ बैठने के लिए उसने दरवाजा खोलना चाहा, तो अब इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? उसकी बात का जवाब दिए बगैर मैंने पूछा, दरवाजा कौन खोलेगा? दरवाजा वापस बंद करते हुए वो मुंह बनाते हुए बोला, जूनियर होने के नाते दरवाजा खोलना तो तुम्हें चाहिए था, लेकिन क्या करें आजकल तो सीनियर जूनियर की तमीज ही नहीं रही। मैं ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए गाड़ी सेल्फ घुमाने लगा। गाड़ी स्टार्ट करके मैंने पीछे ले जाकर दाखिली दरवाजे की सीध में की। उस वक्त तक वो दरवाजा खुल चुका था। मैंने जूं ही गाड़ी बाहर निकाली, वो दरवाजा बंद करके मेरे पास आन बैठा। अब बताओ इस मुसीबत को कहाँ ले जाना है? मैंने कहा, जहाँ अपना सामान रखा है वहाँ ले जाकर पूछगिछ करते हैं। अगर मुनासिब लगा तो उसके जरिए कबील खान को ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। सरदार ने तायदी अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, वैसे उसकी शक्ल सूरत को देख कर तो यही अंदाजा हो रहा है कि हम कबील खान को ठीक ठाक धचका पहुंचा सकते हैं। मैंने कहा, ये तो उससे बातचीत करने पर मालूम होगा। दरख्तों से बचने के लिए मुझे मुसलसल स्टीयरिंग घुमाना पड़ रहा था। रास्ता भी ना हमवार था कि गाड़ी को मुसलसल झटके लग रहे थे। गाड़ी को गार के थाने तक ले जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि गार ढलान पर बनी हुई थी। गार के थाने के मुतवाजी गाड़ी रोककर मैंने सरदार को कहा, गाड़ी वापस ले जाओ और दोनों गाड़ियों के ऑयल टैंक में सुराख करके तेल निकाल कर वहाँ मौजूद तमाम सामान और गाड़ियों को आग लगा दो। अब जबकि उसके मुहाविजों की मौत के बाद ये बात खुल गई कि इस इमारत तक हम पहुंच गए हैं, तो कबील खान का कुछ नुकसान करना तो बनता है। सरदार खुशी से चहकते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ये काम मुझे वाकई पसंद है। गाड़ी से उतरकर मैंने लड़की को खींच कर नीचे उतारा और लड़की वाली और बाकी 3 मुहाफिजों वाले हथियार भी गाड़ी से उतार कर नीचे रख दिए। सरदार गाड़ी को मोड़कर दोबारा कबील खान की हवेली की जाने बढ़ गया, जबकि मैं उस लड़की को कंधे पर उठाकर ऊपर चढ़ने लगा। गार के थाने के सामने काफी दरख्त मौजूद थे, जिनके अकब में थाना बिल्कुल छुपा हुआ था। लड़की को गार में लिटाकर मैं दोबारा नीचे पहुंचा और तमाम हथियार भी वहां उठा लाया। लड़की को अभी तक होश नहीं आया था। उसे दीवार के साथ टेक लगाकर बिठाकर मैंने थैले से पानी की बोतल निकाल ली। आधी बोतल अपने मेदे में उतारकर मैंने बाकी पानी उसके मुंह पर उंडेल दिया। उसने कराहते हुए आंखें खोल दी। होश में आते ही वो एक तरफ लुढ़क गई। उसे दोबारा बाजू से पकड़कर मैंने दीवार के साथ बिठा दिया। गहरे सांस लेते हुए उसने नफरत भरी निगाहें मेरे चेहरे पर डाली। उस वक्त मेरी आंखों से फूटने वाली नफरत भी कुछ कम दर्जे की नहीं थी। नामालूम क्यों मुझे उस पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तुम्हारा नाम? मैंने उसकी शोलाबार आंखों में झांकते हुए पहला सवाल किया, मगर वो होंठ भींचे उसी अंदाज में मुझे घूरती रही। मेरा हाथ बिजली की सी सूरत से घूमा। चटाख की आवाज के साथ उसका बायां गाल सफेद से सुर्ख हो गया था। वो दाएं तरफ लुढ़क गई। उसके बॉय कट बालों को बेदर्दी से पकड़कर मैंने दोबारा सीधा बिठाया। मैंने जहर खंद लहजे में अपना सवाल दोहराया, तुम्हारा नाम? लेकिन वो उसी तरह शोलाबार आंखों से मुझे घूरती रही। उसकी आंखों में मौजूद नफरत दो चंद हो गई थी। उसके चेहरे पर मुझे जर्रा भर खौफ के आसार नजर नहीं आ रहे थे। उसे खामोश पाकर मेरा दायां हाथ दोबारा घूमा और फिर मैंने उसी पर इक्तिफा नहीं किया। 3-4 थप्पड़ मैंने एक तसलसल से उसके गालों पर चढ़ दिए, लेकिन इस मर्तबा उसने खुद को लुढ़कने से बचाए रखा। मेरे थप्पड़ों का तसलसल रुकते ही उसने मुंह में जमा खून एक जानिब थूका और आंखें बंद करके बैठ गई। मुझे उसकी दलेरी पर हैरानी हो रही थी। ऐसी फाहिशा औरतें तो हद दर्जे की बुज़दिल और डरपोक होती हैं। जरा सी धमकी पर थर थर कांपने लग जाती हैं, मगर इसे मेरी इतनी शिद्दत से मारे गए थप्पड़ों का भी कोई असर नहीं हुआ। मैंने उसके बालों से पकड़कर जोरदार झटका देते हुए बोला, शायद तुम्हें इज्जत राज नहीं है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मेरे हर सवाल का बेचूं-चरा जवाब दो। उसने आंखें खोलकर हिकारत भरी नजर मुझ पर डाली और गार के खुले धाने की जानिब देखने लगी। मुझ पर जैसे दौरा पड़ गया था। मैंने उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। यकीनन उसके चेहरे को काफी पजीराई मिलती रही होगी, लेकिन उस वक्त वो उस आदमी के सामने थी जो औरत साथ से नफरत का दावेदार था। माहीन की बेराह रवी के बाद इस तरह की आबरू बाख्ता औरतें तो मुझे और भी बुरी लगने लगी थी, और लड़की पर मुझे जो गुस्सा आ रहा था वो खुद मेरे लिए हैरानी का बायस था। शायद ऐसी मासूम और पाकीज़ा शक्ल सूरत की बेराह रवी मुझे तैश में डाले हुए थी।
मुसलसल थप्पड़ खाकर वो खुद को संभाल न सकी और एक जानिब लुढ़क गई। उसके बालों से पकड़कर मैं घसीट कर गार की दूसरी दीवार की तरफ फेंका और उसके जिस्म को ठोकरों पर रख लिया। हाथ पांव बंधे होने की वजह से वो मुझसे दूर लुढ़क कर भी नहीं जा सकती थी। चंद ठोकरें खाने के बाद ही उसकी आंखें बंद हो गई थी। नाम पूछा है मैंने, नाम। पानी की दूसरी बोतल निकाल कर मैंने पानी के 2-3 छींटे उसके चेहरे पर मारे और उसने कराहते हुए दोबारा आंखें खोली। एक जोरदार थप्पड़ से उसका इस्तेकबाल करते हुए मैं गुर्राया, जवाब दो, मैं कह रहा हूँ जवाब दो। उसका बदन तकलीफ की शिद्दत से आहिस्ता आहिस्ता कांप रहा था। उसे खामोश पाकर मैंने दोबारा उसके बालों से पकड़कर एक झटके से मुखालिफ दीवार पर दे मारा। अजियत भरी आह मुंह से निकालते हुए वो औंधे मुंह लेट गई। उसकी पीठ पर 2-3 लातें रसीद करके मैंने उसके बालों से पकड़कर दोबारा गार की दीवार के साथ टेक लगाकर बिठा दिया। मैंने कहा, मेरा ख्याल है तुम्हें अजियतनाक मौत को गले लगाने का शौक है। वो बोली, अगर इतने ही मर्द हो तो एक बार मुझे आजाद करके देखो। उसकी आवाज में नफरत, हिकारत, गुस्सा, गैज़ गज़ब और जाने क्या क्या शामिल था। मैंने कहा, तो मैंने तुम्हें सोते हुए तो गिरफ्तार नहीं किया, हाथापाई करते हुए तुम बेहोश हुई थी। ये कहते ही मेरा बायां मुक्का पूरी कुव्वत से उसके दाएं जबड़े पर लगा। वो बेख्तियार खून थूकने लगी। मैंने दोबारा अपना सवाल दोहराया, नाम क्या है तुम्हारा? वो हस्बे साबिक खामोश रही थी। मैं उसके पास से उठकर गार के थाने के पास पड़ी क्लैशनकोफ के करीब पहुंचा। उसकी मैगजीन उतार कर मैंने 3 गोलियां निकाली और वापस उसके करीब पहुंचकर मैंने तीनों गोलियां उसकी पुश्त पर बंधे दाएं हाथ की उंगलियों के दरमियान रखकर उसकी उंगलियों की पूरों को आपस में मिला दिया। अपने होंठ सख्ती से आपस में भेजते हुए उसने उस दर्द को सहने की कोशिश की, लेकिन कब तक? बेख्तियार उसके मुंह से सिसकियां निकलने लगी। मुझे उसकी सख्त जानी देखकर जैसे मजीद तप चढ़ गई थी। नाम पूछा है, उसके मुंह से गोया बेख्तियारी में फिसला, पलू खान। मैंने कहा, बिल्कुल तेरे किरदार की तरह घटिया है तेरा नाम। क्लैशनकोफ की गोलियां उसकी उंगलियों से निकाल कर मैंने नीचे फेंकी। इलाका कौन सा है तेरा? उसने आंखें बंद करते हुए जवाब दिया, आलाम खेल। मैंने कहा, अब अपने मुतालिक तफसील बताओ। मैंने अगला सवाल किया, लेकिन वो एक मर्तबा फिर खामोश हो गई थी। सुना नहीं। मेरे हाथ ने एक मर्तबा फिर उसके गाल का मिजाज पूछा, मगर वो खामोश रही। मैंने दोबारा उसे बालों से पकड़ा और पूछा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, खलीस फाहिशा औरत। हिज़ियान बकते हुए मैंने उसे ज़दोकोब करना चाहा। अजीब ढीठ लड़की थी, घुटी घुटी आवाज में करा रही थी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देना उसे गवारा नहीं था। उसी वक्त सरदार गार में दाखिल हो गया। राजा, क्या हो गया तुम्हें? उसने हाथ में कुछ सामान भी उठाया हुआ था। मुझे गुस्से की शिद्दत से कफ उड़ाते देखकर उसने हाथ में पकड़ा सामान नीचे रखा और फौरन मुझे खींचकर उससे दूर ले गया। मैं गहरे गहरे सांस ले रहा था। सरदार के लहजे में तशवीश थी। क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? मैं गजबनाक लहजे में चिल्लाया, कुछ नहीं हुआ। ये फाहिशा कुछ बताने को तैयार नहीं। सरदार ने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया, तो औरतों से पूछ-गिछ का ये कौन सा तरीका है? मैं गुस्से में चिल्लाया, ये औरत है, ये एक फाहिशा है, औरत के नाम पर धब्बा है, कलंक है। ये इस काबिल है कि इसके साथ इससे भी बुरा सुलूक किया जाए। सरदार बोला, किसी औरत की बेरहरवी इस बात की मुतकाजी नहीं होती कि उसके साथ ये सुलूक किया जाए, और ये तो मासूम लड़की है। जाने किस बात ने उसे इस गलीज मर्द की झोली में ला फेंका। सरदार को पलू खान के साथ मेरे नारवा सुलूक पर बहुत दुख हुआ था। यार राजे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यकीनन तुम अपने हवास में नहीं हो। किसी दूसरी औरत की बेवफाई का बदला तुमने एक मासूम और बेगुनाह लड़की से लेने पर तुल गए हो। मैंने बिफरते हुए कहा, ये एक दहशतगर्द की रखेल है, ये बेगुनाह और मासूम कैसे हो गई? वो बोला, दहशतगर्द वो है, ये नहीं। और इसकी उम्र देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस अड्डे पर ये किसी मजबूरी की वजह से फंसी हुई थी? हो सकता है उसके किसी सरपरस्त ने कबील खान से रकम लेकर इसे उसके हवाले कर दिया हो। इस ज़िम्न में और भी कोई तौजीहात की जा सकती हैं, और पूछगिछ का तरीका कोई और भी हो सकता है। यकीन मानो, अगर मुझे मालूम होता कि तुम उसके साथ ये सलूक करोगे तो मैं यहाँ से कभी न जाता। मैंने कहा, चलो तुम ही पूछ लो। गुस्से भरे लहजे में कहते हुए मैंने पानी की बोतल उठाई और घटाघट आधी बोतल पी गया। मेरे बोतल को एक तरफ रखते ही सरदार ने पानी की बोतल उठाई और औंधे मुंह पड़ी लड़की की तरफ बढ़ा। सबसे पहले उसने उसे बाजुओं से पकड़कर उठाया और दीवार के सहारे बिठाते हुए पानी की बोतल उसके मुंह से लगा दी। मैं उस मंजर से निगाहें चुरा कर पांव पसारे दीवार के साथ टिक लगाकर बैठा था। मुझे अफसोस है बहन, और अपने साथी के नारवा सुलूक की माफी चाहता हूँ। सरदार का नर्म और नादिम लहजा मुझे एक आंख न भाया। उसी वक्त मैंने लड़की की तेज सिसकी सुनी। मैंने नजरें घुमाकर उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों से पानी का सैलाब रवां था। सरदार ने जेब से चाकू निकालकर उसके हाथों और पांव की बंदिशें काट दी। मैं उसे कहने लगा था कि वो लड़की कितनी खतरनाक लड़ाका है, लेकिन फिर खामोश हो गया। उसे रोते देखकर मुझे भी नदामत महसूस हुई, मगर फिर उसके किरदार का ख्याल आते ही मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने ठीक किया है। अच्छा रो मत, अब कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अगर तुम कुछ भी बताना नहीं चाहती तब
भी खैर हैं। उसके रोने पर सरदार का दिल पसीज गया था। दुश्मन के लिए रहम की रमक न रखने वाला पठान एक लड़की के 2-3 आंसू बर्दाश्त न कर पाया। वो बोली, वो मेरी बहन का कातिल है। महीना भर अपने पास रखकर वो मेरी बहन को ज्यादती का निशाना बनाता रहा। जब उसका दिल भर गया तो उसे अपने कुत्तों के सामने डाल दिया। उस वक्त उसकी उम्र 17 साल थी। वो मासूम इतने वहशियों की ज्यादती बर्दाश्त न कर सकी और जान की बाजी हार गई। क्या अब भी तुम्हारे लानती सरदार को कत्ल करना गलत और नाजायज है? सरदार ने हैरानी भरे लहजे में पूछा, हमारा सरदार? कौन हमारा सरदार? उसने रिंदी हुई आवाज में जवाब दिया, तुम्हारा एक ही तो सरदार है, कबील खान। उसका जवाब सुनकर सरदार के साथ मैं भी उछल पड़ा। मुझे लगा कि वो सरदार को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरदार ने हैरानी भरे लहजे में कहा, मगर कबील खान तो हमारा दुश्मन है और मेरा साथी तुमसे कबील खान के मुताल्लिक पूछ रहा था। ये कहते हुए उसने मेरी जानिब देखा। मैंने फौरन कहा, बकवास कर रही है ये, हमें उल्लू बनाना चाहती है। वो तुर्की बतुर्की बोली, बकवास तुम कर रहे हो घटिया इंसान। एक बंधी हुई औरत को जदोकोब करके तुम कौन सा बड़ा 30 मार खान बन रहे हो? मैंने कहा, सरदार इसके मुंह में लगाम दो, वरना ये ना हो इस मर्तबा इसे मेरे हाथों से पिटने से तुम भी न बचा सको। सरदार ने मेरी बात को तवज्जो न देते हुए उसे अपनी जानिब मुतवज्जे किया। इसे छोड़ो, तुम मुझसे बात करो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि कबील खान तुम्हारी बहन का कातिल है और तुम उसे कत्ल करने के लिए हवेली में गई थी? उसने इस बात में सर हिला दिया। हाँ। सरदार ने पूछा, क्या तुम इस बात की वजाहत कर सकती हो? वो बोली, मुझे उसके बारे में इत्तला मिली कि वो अपने अय्याशी के अड्डे पर मौजूद है। मैं फौरन जहाँ पहुंची, लेकिन उसके गिर्द हिफाजती इंतजामात बहुत सख्त थे। उसके करीब पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मैं उसी जंगल में छुपी रही। जब वो चला गया तो मैं इस हवेली के शुमाल मगरिबी कोने से अंदर दाखिल हुई। इस हवेली का नक्शा मुझे एक हमदर्द ने हाथ से बना कर दिया था। मैं उसकी ख्वाबगाह का जायजा लेना चाहती थी ताकि अगली मर्तबा जब वो वहाँ आ रहा हो तो उसकी आमद से पहले मैं वहाँ छुप जाऊं। सामने वाले मुहाफिजों से बचने के लिए मैं गैलरी की खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर दाखिल हुई और वहाँ तुम्हारे सूरमा साथी से हाथापाई हुई। मैं इसे कबील खान का आदमी समझ रही थी। हाथापाई के दौरान इसे गालिबन कुछ ज्यादा ही चोटें लग गईं, जिनका बदला ये मुझे हाथ बांध कर ले रहा है। उसकी तफसील खत्म होते ही सरदार मशकूक लहजे में मुस्तफसिर हुआ। क्या मेरे साथी ने तुमसे कबील खान के मुताल्लिक कुछ नहीं पूछा? नफी में सर हिलाते हुए उसने कहा, इसने तो बस मेरा नाम पूछा है और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया है। सरदार ने मलामती नजरों से मुझे घूरा। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, ये अपना नाम बताने पर राजी नहीं थी तो मैं कबील खान के मुताल्लिक क्या पूछता? उसने कहा, अच्छा, जो कुछ हुआ गलतफहमी में हुआ। मेरा साथी तुम्हें कबील खान की साथी समझकर तशद्दुद कर रहा था। उसने समझा शायद तुम भी उसकी तरह दहशतगर्द हो। वो बोली, तुम्हारे साथी से बड़ा दहशतगर्द कौन हो सकता है? वो मुझ पर तभी हुई थी और देखा जाता तो उसका गुस्सा भी बजा था। मैंने कहा, खान साहब ये तुम्हें उल्लू बना रहे हैं, ये कबील खान की ही साथी है। वो तुनक कर बोली, चलो मैं उसकी साथी हूँ, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, थोड़ी देर पहले वाली मार भूल गए हो क्या? वो तुर्की बतुर्की बोली, इस वक्त मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे, अब हाथ लगा कर देख। मैं गुस्सीले लहजे में सरदार को मुखातिब हुआ, खान साहब अगर तुमने इसको लगाम नहीं दी तो फिर मुझसे गिला ना करना। सरदार ने खफकी भरे लहजे में कहा, यार राजा, कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो? और मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर गार से बाहर निकल गया। दिल ही दिल में नदामत महसूस करने के बावजूद मैं ना तो पलू खान से माजरत करने को तैयार था और ना ही अपनी गलती का ही एतराफ करना मुझे गवारा था। उसका नाम भी अजीब सा था, पलू खान। पता नहीं उसका नाम असली भी था या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन